खुलकर सांस लेने में भी सोचता हूँ मैं, खुलकर सांस लेने में भी सोचता हूँ मैं, एक रूढ़िवादी समाज में रहता हूँ मैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों, फिर से हम लेके हाजिर हैं आज 10th क्लास हिंदी गोदली गदखंड पाठ 7, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग लेखक के बारे में बात कर रहे। लेखक जो है आप रामविलास शर्मा जी हैं। परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। जन्म कब? 10 अक्टूबर 1912, मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी। क्लियर है? किसका? रामविलास शर्मा जी का। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा मतलब जो पुरानी चीज है, जो परंपरा चलती आ रही है, उसका मूल्यांकन करेंगे हम लोग कि क्या सही है क्या गलत है इसी चैप्टर में। और जो परंपरा का मूल्यांकन है वो निबंध है। एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निबंध है। आगे बढ़ते हैं, लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। पहले लेखक के बारे में। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। बाबू कहाँ हुआ था? उन्नाव में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। आगे बढ़े। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने एमए किया था। रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं, जो निबंध लिखे हुए हैं, वो कब क्या किए थे? अंग्रेजी साहित्य से एमए किए थे। आगे बढ़े। प्रमुख रचनाएं। आगे जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। आगे भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। आगे प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग। नेक्स्ट है भाषा और समाज। भाषा और समाज। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। भरतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में लिखा है। प्रेमचंद और उनका युग के बारे में लिखा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के भी बारे में लिखा है। भारत को भाषा समस्या। आगे नई कविता और अस्तित्ववाद। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी राज और मानसवाद। मानसवाद। आगे भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। आगे विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारांश थोड़ा जान ले। परंपरा का मूल्यांकन जो है, पुरानी चीजों को तोड़ने के लिए बात की जा रही है। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन लाना चाहते हैं, रूढ़ियां तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। मतलब रूढ़ियां मतलब जो पुरानी चीजें चले आ रही है, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे दादाजी लोग धोती पहनते तो हम लोग ने तोड़ा है उसको, अब हम लोग जीन्स शर्ट पैंट पहनते हैं। जो रूढ़ियां हैं इसको तोड़ रहा है आदमी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो इसकी जो रूढ़ियां तोड़कर हमको क्या करना है? साहित्य की रचना करना है। और साहित्य की परंपरा का, और उनके लिए सबसे पहले क्या काम है? साहित्य का परंपरा का ज्ञान जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। तो सबसे पहले किसका मूल्य निर्धारित किया जाता है? जनहित मतलब पूरा जन को। प्रतिबिंबित मतलब, प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो, इमेज होता है, मतलब इमेज दिखाता है कुछ। नकल करके लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि होता है। नकल करके नहीं लिखा जा सकता, वो अधम कोटि का है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करते, मतलब कि किसी का नकल नहीं करते। जो रचनाकार होते हैं वो किसी का, जो महान रचनाकार होते हैं, किसी का नकल नहीं करते, अपना लिखते हैं, अपना नया साहित्य लिखते हैं, अपना सब शब्द लिखते हैं। पूर्ववर्ती कवियों की रचना का मानन कर स्वयं सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले के जो कवि हैं, उनकी रचनाओं का मनन करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान करते हैं, लेकिन नकल नहीं करते हैं।
और स्वयं क्या करते हैं, नई परंपराओं को जन्म देते हैं। उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के नाटक बुक दोबारा नहीं लिखे गए। शेक्सपियर ने जो नाटक लिखा है वो दोबारा नहीं लिखे गए, किसी ने नहीं लिखा। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है। प्रतिभाशाली जो मनुष्य होती है उनकी भूमिका क्या होती है, निर्णायक होती है। किंतु सब श्रेष्ठम तो यह जरूरी नहीं है, पूर्णतः निर्दोष होना भी कला दोष है, कला का दोष है। यही कारण है कि और अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नए संभावनाएं बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा साहित्यिक मूल्य अधिक अस्थायी है। जो राजनीतिक मूल्य होता है उसकी अपेक्षा साहित्य मूल्य क्या है, अधिक अस्थायी है। साहित्य के विकास में जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। किसी भी जन साहित्य विकास में इसके जन समुदाय और जातियों की होती है, विशेष भूमिका होती है। यूरोप के संस्कृति विकास में यूनानियों की भूमिका कौन नहीं जानता। दरअसल इतिहास का पड़वा विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव को ज्ञान होना सबसे जरूरी है। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है, यह असीमता प्रकट होती है, यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हिटलर ने आक्रमण किया था रूस पे, उसमें अस्मिता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण पाया गया। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है, यह अस्मिता प्रकट हो जाती है, यह प्रेरक शक्ति का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता ने काम किया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय राजनीति को नहीं, इसके इतिहास और संस्कृति की देन है। मतलब जो राष्ट्रीयता है भारत में, वो राजनीति की नहीं, इतिहास और संस्कृति की देन है। कि हम लोग में राष्ट्रीयता है, देश की भावना है, देश के प्रति प्यार है, और इसका श्रेय व्यास और वाल्मीकि को है। कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। बहुजातीय बहुत सारे जातियां यहाँ पाई जाती है, और ऐसा देश कोई नहीं है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में भी संभव है। समाजवादी संस्कृति पुराना संस्कृति और आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे। जब हमारे देश की जनता क्या हो जाएगी, हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी, तो जब पढ़ लिख जाएगी, तो क्या किसके बारे में जानेगी, वाल्मीकि के बारे में और व्यास के बारे में। उसके करोड़ों पाठक होंगे। सुब्रमण्यम भारती और रविंद्रनाथ ठाकुर को सारी जनता पढ़ेगी। तब मानव संस्कृति में भारतीय साहित्य का गौरवशाली नवीन योगदान है। भाई तो साक्षर होना सबसे जरूरी है। ठीक है, ये निबंध है थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा कष्ट थोड़ा सा नहीं देगा, लेकिन टेंशन लेने का नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखें, क्लियर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ना बाबू, शेयर करत नहीं गलो तनी तनी जम के करा ना शेयर, की लोग देखो वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो। जितना दोस्त के तनी भेजा कि फायदा हर एक लोग के पहुंचे, तो हमने के भी मोटिवेट हो कि और अच्छा से अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बाकी सारा वीडियो लिया सब। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कर जाओ। अगला ना पहला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, अशोक वाजपेयी की, यतेंद्र मिश्र की। किसका है बाबू, रामविलास शर्मा की। आपको बताया था पहले ही, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं, फिर वही क्वेश्चन घुमा दिया है। यतेंद्र मिश्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। कौन सा होगा, रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान नहीं, शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। कब हुआ था मेरे बाबू, 10 अक्टूबर 1912। ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। याद रखेंगे कब किया बाबू, 1932 में बीए किया था अंग्रेजी से।
आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। किसे किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया? कहां से उन्होंने, किस विभाग में उन्होंने अध्ययन किया? तो पहला है संस्कृत, दूसरा हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। आपको बताया था अंग्रेजी में, इंग्लिश में होगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? पहला है केएम हिंदी संस्थान, दूसरा है जेएम हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्र भाषा परिषद। कहाँ के थे भाई? केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? निराला की साहित्य साधना जो लिखा है उसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। क्या आंसर होगा बाबू? डी होगा। डी इज करेक्ट आंसर, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, स्मरण है, लघु कथा है। क्या है बाबू? पहले ही शुरू में ही बताया था हम कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। क्या है? निबंध। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। कौन सा होगा? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? जब परंपरा का मूल्यांकन करते हैं तो किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है। नहीं, पूंजीपति के हित की बात नहीं करेंगे हम लोग। श्रम विभाजन को बढ़ावा, श्रम विभाजन के जाति प्रथा वाला बात हो गया, जो जातिवाद का पोषक है ना। कौन सा आंसर होगा? ए होगा। हम सबके बारे में ना सोचेंगे भाई, केवल पैसे वालों को भी और पैसा वाला बनाएंगे। श्रमिक जनता को जो प्रतिबिंबित करता है वही परंपरा का मूल्यांकन करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। कौन सा होगा? समाज की तरह। इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। क्या होता है मेरे बाबू? स्वाधीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। कौन सा आंसर होगा? एथेंस होगा यहाँ पे, जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को क्या किया था? प्रभावित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। किसकी बाबू? प्रतिभाशाली मनुष्य की। ठीक है। आगे, अविच्छन का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। उसका अर्थ क्या होगा? अटूट होगा। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम का अर्थ है, आदिम का क्या अर्थ होता है? आदमी, अति प्राचीन, प्राचीन, और अर्वाचीन, वनमानुष। क्या होगा बाबू? अति प्राचीन होगा, अति प्राचीन। बीज करेक्ट आंसर। आदिम का मतलब अति प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। क्या होगा?
1917 की क्रांति। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। क्या होगा बाबू? समाजवाद होगा। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंत भला तो सब भला। ठीक है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा सी होगा, समाजवादी व्यवस्था में। तो जाते जाते मेरे बाबू, आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम कर रहे हैं बाबू, इसलिए कृपया जितना लाइक कमेंट शेयर हो, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए बहुत ज्यादा, ताकि सब दोस्तों को, सबको फायदा हो और हमको मोटिवेट मिले। तो बाबू काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।